हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर वर्टेक्स टीम। आई एम डॉक्टर विकास शर्मा। हम लेके आ रहे हैं आपके लिए कंप्लीट कोर्स फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। अगर आप +1 के स्टूडेंट हैं, +2 के स्टूडेंट हैं या ड्रॉपर हैं, एग्ज़ाम रिपीट कर रहे हैं, जेई के स्टूडेंट हैं, जेई एडवांस, नीट, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो हम कंप्लीट कोर्स लेके आएंगे +1 +2 के लिए और प्रैक्टिस होंगी बहुत सारी। So starting with 1 mole, फर्स्ट चैप्टर ऑफ अवर केमिस्ट्री, मोल, है ना। सो इससे पहले हम मोल में जाएं, ठीक है। तो मैं बात करना चाहता हूँ पहले एक डेली लाइफ के एग्जांपल से। व्हाट इज़ 1 डजन? एक दर्जन क्या है? आपने सुना होगा अगर आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, और आपको पता है कि मार्केट में अगर आप केले खरीदेंगे तो क्या किस रेट से मिलेंगे, सेब खरीदेंगे तो आपने एक यूनिट देखा होगा अपनी लाइफ में, 1 डजन, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि डजन का कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं था, डजन ने क्या किया, सिर्फ हमारी लाइफ को सिंपल कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक भाई है ए, वो मुझे 70 रुपीज़ के एक डजन बनाना दे रहा है, ठीक है, ठीक है। अगला भाई बी मुझे 80 रुपीज़ के 1 डजन बनाना दे रहा है। अगला भाई सी मुझे 90 रुपीज़ के 1 डजन बनाना दे रहा है। तो मेरे लिए बहुत इजी है ये चेक करना कि ए सस्ता दे रहा है और बी और सी महंगा दे रहा है। तो ये क्या हुआ कि मुझे बहुत बेनिफिट हुआ एक यूनिट डिफाइन करने से। हमने एक यूनिट डिफाइन किया और हमें बड़ा इजीली समझ आ गया इस यूनिट की हेल्प से कि अगर आप ए से बनानास लोगे 70 रुपये दर्जन तो ये सस्ता है और सी महंगा है। आप सोचो बच्चों, अगर ये डजन यूनिट मेरी लाइफ में ना होता, है ना, सोच के देखते हैं। मान लो मैं मार्केट जाता हूँ और 3 भाई खड़े हैं, ए बी सी। ए कहता है 45 रुपीज़ के 71 बनानाज हैं, ये रुपीज़ हैं, ये नंबर ऑफ बनानाज हैं, ठीक है। अगला कहता है 65 रुपीज़ के 83 बनाना है। अगला कहता है 79 रुपीज़ के 107 बनाना है। अब बच्चों ये क्या बड़ा मुश्किल नहीं हो गया कि ये बताना कि कौन सस्ता दे रहा है कौन महंगा दे रहा है ना। तो यूनिट ने क्या किया, मेरी लाइफ को इजी बना दिया, ठीक है। ऐसा ही कुछ काम किया 1 मोल ने, उसने केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशंस को इजी बना दिया, ठीक है बच्चों। अब व्हाट इज 1 डजन? ये क्या है? स्टैंडर्ड काउंटिंग का यूनिट है, काउंट करने का यूनिट है। इसे कैसे डिफाइन किया जाता है? कलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 12 चीजें जहां पर भी इकट्ठी होंगी उसे मैं 1 डजन कह दूंगा। 12 केले, 12 बनानास को 1 डजन कह देंगे। 12 पेंसिल को 1 डजन ऑफ पेंसिल्स कह देंगे। 12 फुटबॉल्स को 1 डजन फुटबॉल्स। 12 कार्स को 1 डजन कार। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करनी, अगर आप देखें तो 12 बनानास, ठीक है, 12 पेंसिल्स, 12 फुटबॉल्स, 12 कार्स। इनमें एक चीज सेम है बच्चों, क्या? इनकी काउंटिंग। इनमें क्या सेम है? इनकी काउंटिंग, है ना। पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें क्या डिफरेंट है? इनका मास। 12 बनानास का वेट, मास कुछ और होगा, 12 पेंसिल्स का भार कुछ और होगा। इसको हम आगे जाके रिलेट करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 12 फुटबॉल्स का वेट कुछ और होगा, 12 कार्स का वेट कुछ और होगा, है ना। तो ये अगला कॉन्सेप्ट है, इसे हम देखेंगे, पर आज से ही अपने माइंड में इसको फिट करना शुरू करो आप। तो व्हाट इज 12? 12 इज 1 डजन। ये क्या है? एक काउंटिंग का यूनिट है ना। तो इससे क्या हुआ, लाइफ थोड़ी इजी हो गई, है ना, हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो गई। अगर मैं कहूँ एक सेंचुरी क्या है, एक सेंचुरी है 100 ईयर्स, है ना, तो बात करनी समझाना आसान हो जाता है। 1 डजन क्या है? 12 आइटम्स, है ना, 12 कार्स, 12 फोन्स, 12 पेंसिल्स, 12 रिमोट्स, ठीक है, ठीक है, ओके, 12 कॉपीज, ठीक है, 12 कॉपीज, ठीक है।
तो जहाँ पे भी 12 है इट मीन 1 डजन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो काम डजन ने किया हमारी लाइफ में, हमारे यूनिट को इजी कर दिया, वही किया बच्चों 1 मोल ने। 1 मोल ने हमारी लाइफ को, हमारी कैलकुलेशंस को, हमारी केमिस्ट्री की कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा इजी कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं, काम की बात पे आते हैं, पर है एग्जैक्टली सेम। जो 1 मोल डेली लाइफ में था, जो 1 डजन डेली लाइफ में था, वो 1 मोल हमारा केमिस्ट्री में है। तो व्हाट इज डेफिनेशन? पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत लंबी है, अपनी भाषा में, एक बच्चे की भाषा में, आसान भाषा में वो करते रहेंगे, है ना। पर पहले एक बार स्कूल की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। कहता है 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल वो अमाउंट है सब्सटेंस का दैट कंटेन एज मैनी एंटिटीज एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, ये सुनने में थोड़ा लंबा डेफिनेशन लग रहा है, पर है बहुत सिंपल। ये कहता है कि 1 मोल क्या है? कहता है 1 मोल उतने ही पार्टिकल हैं जितने 12 ग्राम कार्बन के अंदर प्रेजेंट है। कहता है 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल वही अमाउंट है सब्सटेंस का दैट कंटेन एज मैनी एंटिटीज एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो अगर हम इसको समझें, व्हाट इज 1 मोल? वो 1 मोल क्या है? 12 ग्राम कार्बन है। मैं दोबारा से बताता हूँ, व्हाट इज 1 मोल? 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है जी, पहली जो डेफिनेशन आई थी वो यही आई थी कि व्हाट इज 1 मोल? इट इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब बच्चों, कार्बन भी नेचर में 3 तरह का मिलता है। कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, कार्बन जिसका एटॉमिक मास 13 है, कार्बन जिसका एटॉमिक मास 14 है। जो डेफिनेशन में लिया गया है वो कार्बन विद एटॉमिक मास 12 है। तो 1 मोल क्या है? 1 मोल उतने ही एटम हैं जितने इस 12 ग्राम कार्बन के पाउडर में एटम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी सी मुझे फोटो मिली नेट पे, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इसने ये 12 ग्राम पाउडर ले लिया, किसका? कोयले का, कार्बन का। अब इसके अंदर मिलियन ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, है ना। तो पहले तो 1 मोल क्या बोला गया कि 12 ग्राम कार्बन इज 1 मोल। ठीक है जी, अब इसमें ना बड़े सारे बच्चों एटम्स थे, मिलियन जिलियंस ऑफ एटम थे। तो आगे जाके एक टेक्निक आई जिसका नाम था बच्चों मास स्पेक्ट्रोमीट्री या मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीट्री, है ना, एक टेक्निक आई। अब सोचो, अब उस मास स्पेक्ट्रो टेक्निक ने एक कार्बन एटम जो इतना छोटा है, जो नज़र भी नहीं आता है, उसका मास बता दिया हमें। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमीट्री ने क्या किया, एक लौते कार्बन का, जैसे ये सिंगल एक पेंसिल है, ऐसे सिर्फ एक कार्बन एटम का मास बताया। किसने? मास स्पेक्ट्रोमीट्री ने उसका मास बता दिया। ठीक है जी, अब क्या हुआ, यहाँ पे था हमारे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ये क्या है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इसको क्या बोला बच्चों हमने? इसको क्या बोला? टोटल को क्या बोला? 1 मोल। आगे जाके मास स्पेक्ट्रोमीट्री ने क्या बताया? इसका मास बता दिया। इसका मास पता चल गया हमें मास स्पेक्ट्रोमीट्री से। वो कितना पता चला? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब आप वीडियो पॉज करो और 10 सेकंड के लिए सोचो कि ये जो पाउडर है, अगर ये टोटल 12 ग्राम है, इसका वेट 12 ग्राम है, और इसके अंदर बैठे एक छोटे से एटम का, कार्बन एटम का वेट 1.9, याद रखना है वैल्यू, 1.99 10⁻⁻23 ग्राम्स है। तो इसमें बच्चों कितने एटम होंगे? मिलियन, जिलियन, ट्रिलियन, ये हमें एक्यूरेटली ढूंढना है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये हमने 12 ग्राम पाउडर लिया कार्बन का, इसको क्या बोला? 1 मोल। आगे जाके मास स्पेक्ट्रोमीट्री एक टेक्निक है जिसने एक एक एटम का वेट बता दिया। तो आप बता सकते हो इसमें टोटल एटम कितने हैं? सोचो, वीडियो पॉज करो, सोचो इसको।
तो अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, क्या आपको समझ आती है बताना मुझे। मैं कहता हूं टोटल मास कितना है बच्चों, 12 ग्राम। टोटल मास इज 12 ग्राम। एक एटम का मास इज 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। तो कितने एटम्स हैं मुझे नहीं पता, ABCXYZ कुछ भी ले लो, लेट से इसमें n एटम्स हैं। एक एटम का वेट इतना है, कितने एटम है पता नहीं, 100 200 मिलियन ट्रिलियन, लेट से n है मान लेते हैं, इज इक्वल टू टोटल वेट कितना हुआ बच्चों, 12 ग्राम। तो देखें इसमें आपको ये क्वेश्चन समझ आई, प्लीज़ कमेंट करो, नहीं आई तो हम इसको और इलेबोरेट करेंगे, पर बहुत सिंपल है, सिंपल सी डेफिनेशन है ना। तो अगर एक एटम का वेट इतना है, उसमें मिलियन ट्रिलियन इतने एटम है, लेट से n इज इक्वल टू टोटल वेट दिस। अब मैं क्या करता हूँ, ग्राम से ग्राम कैंसल। अब मैं क्या करता हूँ, 12/1.99 इंटू 10⁻⁻23। अब आप देखो 23 ऊपर जाके क्या बन गया बच्चों, +23। और जब आप इसे कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.023 आएगा, बट हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए इसे लेते हैं 6.022। कैलकुलेटर से करोगे तो क्या आएगा, 6.023 आएगा, ठीक है। फिर हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए क्या लेंगे, 6.22। अब देखो बच्चों हुआ क्या, अब देखो क्या हुआ बच्चों, ये 12 ग्राम कार्बन का पाउडर था, है ना। इस 12 ग्राम को क्या बोला गया बच्चों, 1 मोल। इसको क्या बोला गया, नजर आ रहा है आपको, 1 मोल। इसको 1 मोल बोला गया। इसके अंदर हर पार्टिकल का मास पता चल गया, ठीक है। तो इसमें हमें टोटल पार्टिकल्स पता चल गए, कितने थे, 6.022 10⁻23। कितने थे, 6.022 10⁻23। तो इन केस, ठीक है। अब हुआ क्या, अब 1 मोल क्या है, 12 ग्राम कार्बन का पाउडर है, उसके अंदर कितने पार्टिकल बैठे हैं, 6.022 10⁻23। अब ये दोनों डेफिनेशन आ गई किसकी, 1 मोल की। अब आज की डेट में व्हाट इज 1 मोल, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। पर कार्बन भी कितनी तरह का है, 3 तरह का है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो मैं डेफिनेशन में कौन सा लूंगा बच्चों, कार्बन 12 को लिया गया है डेफिनेशन में, ठीक है, इनको नहीं लिया गया, ठीक है। तो 12 ग्राम कार्बन, ये ना मैं 100 बार बोलूंगा ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। 12 ग्राम कार्बन, कौन सा कार्बन, C12 वाला, इज 1 मोल। उसके अंदर पार्टिकल्स आगे जाके कितने पता चले, 6.022। तो अब 1 मोल की दो डेफिनेशंस आ गई, 12 ग्राम कार्बन भी 1 मोल है, और जितने पार्टिकल्स 12 ग्राम कार्बन के अंदर बैठे हैं उतने पार्टिकल्स कहीं पे भी आज के बाद इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या बनी, 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन भी कौन सा बच्चों, 12 वाला, एंड 1 मोल एक और डेफिनेशन क्या आ गई, 6.022 10⁻23 आइटम्स, थिंग्स, इतनी चीजें जहां पर भी इकट्ठी होंगी उसको क्या बोलेंगे, 1 मोल। जैसे 1 डजन को क्या बोलते हैं, 12 आइटम्स को क्या बोलते हैं, 1 डजन, इसको क्या बोलेंगे, 1 मोल। तो अब आज के बाद इतनी चीजें, इतनी आइटम्स, है ना, कहीं पे भी इकट्ठी हों, एटम्स, केमिस्ट्री में क्या चीज़ें होंगी, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, कैटायंस हो सकते हैं, एनायंस हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, मैं सारी पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। तो आज के बाद इतनी चीज़ें जहाँ पर भी इकट्ठी होंगी उसको क्या बोलोगे, 1 मोल। 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ कैटायन, 1 मोल ऑफ एनायन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
बच्चों इतने पेन अगर कहीं इकट्ठे हो जाएं तो वो क्या बन जाएंगे, 1 मोल ऑफ पेन, है ना। इतनी चेयर्स हो जाएं तो 1 मोल ऑफ चेयर, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं व्हाट इज 1 मोल। 1 मोल एक सिंपल क्या है, अब एक नंबर है, ठीक है। आज के बाद 1 मोल क्या है, एक सिंपल नंबर। मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ सारी चीज़ें अभी तक जो हमने पढ़ा। 1 डजन क्या था, 12 आइटम्स, ठीक है। 1 डजन क्या था, 12 चीज़ें, 12 चीज़ें। 1 मोल क्या आया, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन भी कौन सा बच्चों, C12। कार्बन भी कौन सा, C12। 1 मोल इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन भी कौन सा, C12। फिर मास स्पेक्ट्रोमीट्री ने क्या बताया, मास स्पेक्ट्रोमीट्री ने क्या बताया, वेट कितना बताया, एक एटम का, सिंगल एक एटम का, छोटू सा एटम जो नजर नहीं आ रहा, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। इससे पता चल गया कि उस झुंड में, उस पाइल में, उस ढेरी में जिसमें कार्बन था, कार्बन का पाउडर था, उसमें एक एटम का वेट पता चल गया। इससे पता चला उसके अंदर कितने एटम छुपे हुए थे, ठीक है बेटा, वो कितने थे, उसे बोला गया एवोगैड्रो नंबर। कितने थे वो, 6.022 10⁻23। अब ये बड़ा स्पेशल नंबर है बच्चों, इसको हमने बोला साइंटिस्ट के नाम पे एवोगैड्रो नंबर। एन भी कैपिटल है, ए भी कैपिटल है, पर ए का साइज छोटा रखना है, उसके पैर में रखना है NA। तो ये बन गया एवोगैड्रो नंबर। तो 1 डजन क्या होता है, 12 आइटम। 1 मोल क्या होता है, 6.022 10⁻23 आइटम्स, पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, कटायन, अनायन, इतनी चीजें जहां पर भी इकट्ठी होंगी उसको क्या बोला जाएगा, 1 मोल बोला जाएगा, ठीक है। एक कार्बन एटम का वेट कितना था, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। ये किसने बताया, एक टेक्निक थी मास स्पेक्ट्रोमीट्री, है ना, ठीक है बच्चों। ये आपके जस्ट नॉलेज के लिए अब जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको कहीं रट्टा रुट्टा नहीं मारना, बस एक बार सुनो और छोड़ दो कि बच्चों पहले हाइड्रोजन को लेके मूल कंसेप्ट आया था, हाइड्रोजन को लेके मूल कंसेप्ट डिफाइन किया गया था, ठीक है, बाद में से छोड़ दिया गया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों, क्योंकि ना हाइड्रोजन के आइसोटोप्स थे, तो आइसोटोप तो सबके होते हैं, तो इतने डिटेल में नहीं जाना, इसके आइसोटोप्स थे, ठीक है, जिनका मास सीधा ही डबल या ट्रिपल हो जाता था। फिर आया ऑक्सीजन को लेके। अब सर ऑक्सीजन का तो नहीं ऐसे मास डबल या ट्रिपल हो जाता था, ठीक है, बट उसकी बच्चों नेचर में परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी। पहले मोल कंसेप्ट लिखा गया हाइड्रोजन का लेके, आगे जाके ये रिजेक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप थे जिनका मास सीधा ही डबल या ट्रिपल हो जाता था, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आया ऑक्सीजन को लेके, ऑक्सीजन का मास आइसोटोप में इतना जंप नहीं होता था, पर उसका नेचर में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। फिर आया कार्बन को लेके, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे भी आइसोटोप्स थे, पर इनका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका और बड़े रीज़न है, मैंने एक बहुत छोटा सा रीज़न आपको बताया कि क्यों कार्बन एक्सेप्ट हुआ और ये पुराने ज़माने में रिजेक्ट हुए। 1965 में आईपैक ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था और 1971 आते आते इसे पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया था मूल कंसेप्ट को, ठीक है। तो 1965 में इंटरनेशनल यूनियन ने अप्लाइड केमिस्ट्री ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और 1971 तक पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्टेंस मिल गई थी कार्बन को एक स्टैंडर्ड बना के, ठीक है। तो ये एक पूरी कहानी थी मोल की, ठीक है। अब एक ये बड़ा कॉन्सेप्ट था 1 मोल, इसको मैं अब एक रिलेट करने वाला हूँ एक और बहुत बड़े कॉन्सेप्ट से, एटॉमिक मास यूनिट। फिर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन कर देंगे। तो आई होप मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। 1 डजन क्या है, 12 आइटम्स, ठीक है। फिर 1 मोल क्या था, 1 मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन
एज मैनी एज एंटिटीज, उतने ही पार्टिकल्स जितने की अवेलेबल हैं किसमें, 12 ग्राम कार्बन के अंदर, और कार्बन भी कौन सा, C12। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं एक और बड़े कॉन्सेप्ट पे, एटॉमिक मास यूनिट पे। ठीक है, फिर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जोड़ देंगे। ठीक है, तो एक सेकंड के लिए अपने माइंड में ज़रा सोचो कि मान लो मैं आपसे इसकी हाइट पूछता हूँ, सॉरी, मैं आपसे इसकी लेंथ पूछता हूँ, कितनी है लेंथ, कितनी है इसकी लेंथ, है ना। आपके माइंड में कोई आंसर आ रहा होगा, लिख लो, एक साइड में लिख लो, है ना। लेंथ ऐसे कुछ आपके माइंड में चमका होगा। ठीक है, कोई पेन के ढक्कन को, अगर मैं उसकी पेन के ढक्कन की लेंथ पूछूं तो आपके माइंड में कुछ आया होगा, जैसे ये है, इसकी ये हाइट है ना, तो शायद आपके माइंड में आया हो 2 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ। ठीक है, मैं जैसे मेरी हाइट है, मैं अपनी हाइट की बात करूं, या आप जो बच्चा देख रहे हैं आप अपनी हाइट की बात करो, शायद आपके माइंड में आएगा कुछ ऐसे 5 फीट 6 फीट ऐसे, है ना। जैसे मेरी हाइट नियरली 6 फीट है, मेरे माइंड में आया 6 फीट। ठीक है, मैंने जब पेन के ढक्कन की बात की, छोटू चीज़ की बात की, तो आपने बोला 2 सेंटीमीटर या 1 इंच। जब मैं हाइट की बात करता हूँ तो आपके माइंड में आता है 6 फीट 5 फीट। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, है ना। जब मैं कहता हूँ कि मैं चंडीगढ़ से चलता हूँ दिल्ली तक, ठीक है, तो अगर मैं किलोमीटर्स की बात करूँ तो शायद आपके माइंड में आएगा 250 यूनिट, क्या आएगा आपके दिमाग में, किलोमीटर्स। अगर मैं कहूँ अर्थ से लेके प्लूटो तक का डिस्टेंस, तो आपके माइंड में यूनिट क्या आएगा, शायद अगर आपने सुना हो लाइट ईयर। तो आप देख रहे हैं, शायद मैं समझा पा रहा हूँ कि अगर मैं एक छोटी चीज़ की बात करता हूँ तो आपके दिमाग में आता है सेंटीमीटर। ठीक है, इस पेंसिल की लेंथ की बात करूँ तो शायद आप बोलो 7 इंचेस 8 इंचेस 6 इंचेस। मैं हाइट की बात करूँ तो आप अपनी हाइट बोलो 5 फीट या 6 फीट। मैं चंडीगढ़ से दिल्ली का डिस्टेंस पूछूँ तो आप शायद बोलो किलोमीटर्स। अर्थ एंड प्लूटो के बीच में डिस्टेंस शायद आप बोलो लाइट ईयर्स। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह की बॉडी होगी, जैसी उसकी डिमेंशंस होंगी, वैसे ही उसको नापने का वैसे ही उसका यूनिट होगा, है ना, वैसे यूनिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गोल्ड को कभी नापें, गोल्ड खरीदने जाएं, ठीक है, जैसे आप कभी गोल्ड खरीदने जाएं, गोल्ड आपको मिलता है ग्राम्स में, 10 ग्राम, है ना, 10 ग्राम गोल्ड। ठीक है, तो अगर आप कभी लोहा खरीदें, लोहा मिलता है किलो में। ठीक है, कनक खरीदें, गेहूं खरीदें, किलोज में मिलती है। ठीक है, तो जैसी चीज़ होगी वैसा उसका डिमेंशन होगा। अब आज साइंटिस्ट को डिफाइन करना है एक एटम को नापने के लिए स्केल, एक एटम को, छोटू एटम जो नज़र भी नहीं आ रहा। आज आप चाहते हो एक एटम को नापना, तो उस एटम के भार को आप किलो में नहीं नाप सकते, है ना। एक एटम बहुत छोटा है जो नज़र भी नहीं आ रहा, मास स्पेक्ट्रोमीट्री जिसका हमें वो बता रही है, मास बता रही है, उसका मास आप किलो में या किलोग्राम्स में नहीं नाप सकते। उसका मास आपको निकालना पड़ेगा एक बड़े छोटे से यूनिट के अंदर। ठीक है, आपको उसका मास निकालना है एक बड़े छोटे से यूनिट के अंदर, है ना। उस यूनिट को डिफाइन किया गया, उसको कहा गया बच्चों एटॉमिक मास यूनिट। उसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एनालॉजी समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एक एसी, मैं तराजू बना रहा हूँ बच्चों, जैसे मेरे पास एक तराजू है, तराजू जिसमें हम सब्जी तोलते हैं। इसमें बच्चों मैंने लेट से सब्जी वाले ने 1 किलो का पत्थर रख दिया, ये 1 किलो का पत्थर था। मैंने उसे कहा कि 1 किलो सेब दे दे, तो उस भाई ने यहाँ पर 1 किलो का पत्थर रख दिया और यहाँ पे कुछ एप्पल्स रख दिए। ये हो गए 1 kg ऑफ एप्पल्स। ठीक है, मान लो, अब आपने आंसर देना बच्चों, मान लो कि मेरे घर में एक एलईडी टीवी है। अब ध्यान से बताना, ये मेरा एक एलईडी टीवी है
और मान लो इसका ध्यान से बताना, इसका बहुत इजी, इसका भार 5 किलो है, 5 किलो इसका वेट है। तो मुझे ऐसे 1 kg के कितने पत्थर रखने पड़ेंगे? हाँ जी, मेरा टीवी 5 किलो का है, 5 kg का है, तो ऐसे कितने पत्थर रखने पड़ेंगे? ऑब्वियसली कितने? 5। वेरी गुड, है ना। आई होप आप सबका आंसर सही आया होगा। फिर ऐसे ही मेरा एक यहाँ पे माइक्रोवेव है मेरे घर में, जिसमें हम चपाती समोसा गर्म करते हैं। माइक्रोवेव छोटा है, ठीक है, छोटा सा माइक्रोवेव है, ठीक है। मान लो वो 3 किलो का है, तो कितने वेट रखने पड़ेंगे? 3, है ना। मान लो मेरे घर एक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, बहुत भारी है, बहुत बड़ा है। मान लो वो 12 kg का है, फ्रिज है कितना? 12 kg का। तो मुझे बताओ कितने उसके आगे वो रखने पड़ेंगे मुझे? 1-1 किलो के पत्थर। 12 kg का है, ठीक है। मुझे इसके आगे 12 किलो रखने पड़े, ठीक है। बच्चों हमने क्या किया, हमने डेली लाइफ में एक यूनिट डिफाइन कर दिया 1 kg। हमने एक पत्थर डिफाइन कर दिया जो हमारे सब्जी वाले के पास है, सबके पास है। एक हमने यूनिट डिफाइन कर दिया 1 kg। आज हम हर चीज़ को उसके कंपैरिजन में तोल रहे हैं, ठीक है। हम तराजू लेते हैं, यहाँ अपना टीवी रखते हैं, टीवी है लेट से 5 किलो का, तो मुझे वहाँ 5 kg रखना पड़ेगा। फ्रिज है मान लो मेरा 12 किलो का, तो मुझे उसके आगे 12 kg, वो 1 kg के पत्थर रखने पड़ेंगे। माइक्रोवेव है मान लो मेरा 3 kg का, तो मुझे उसके आगे 3 kg रखना पड़ेगा, तभी वो तराजू बैलेंस होगा। ऐसे ही होता है डेली लाइफ में। यस, ठीक है, ओके। बिल्कुल सेम सोफिस्टिकेटेड तराजू हमारी केमिस्ट्री में है बच्चों। पर पहले मुझे एक छोटा यूनिट डिफाइन करना है। वो यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, वो सबसे छोटा यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। एक मैं बहुत छोटा यूनिट डिफाइन करने वाला हूँ। वो यूनिट क्या है? एक सबसे छोटा यूनिट क्या है उन्होंने डिफाइन किया साइंटिस्ट ने? एटॉमिक मास यूनिट, है ना। ये बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस पे आने से पहले, कि मान लो ये एक मेरा हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम। तो आप मुझे सोच के बता सकते हैं ये हाइड्रोजन एटम किससे बना है? बच्चों इस हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, आई होप आपको पता होगा, एक प्रोटॉन है, आई होप आपको पता होगा, इसमें 0 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इसके पैर में हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, इसके ऊपर हम लिखते हैं मास नंबर, है ना। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और जितने प्रोटॉन होते हैं बच्चों उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर उसको तोला जाए, इतना छोटू है नज़र भी नहीं आ रहा, हम उसको तोलने की बात कर रहे हैं। अगर उसको तोला जाए, अगर उसका मास चेक किया जाए बच्चों, तो उसका मास कितना होगा? सोच के देखो, उसका मास कितना होगा? जितने उसके अंदर लोग बैठे हैं, उसके अंदर एक प्रोटॉन बैठा है, 0 न्यूट्रॉन बैठा तो है ही नहीं न्यूट्रॉन, और क्या बैठा है? एक इलेक्ट्रॉन। हमें पता चलता है, हमें मतलब साइंस कम्युनिटी को पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटू है। तो आपने इलेक्ट्रॉन के वेट को निगलेक्ट कर दिया, है ना। जैसे मान लो मेरा वेट है लेट से 94 kg, और ये मैं चश्मा उतार दूं, ठीक है, तब भी मेरे भार में फ़र्क आएगा, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे ही जो हमारा बच्चों एटम है, उसमें ज़्यादातर जो मास है वो किसका है? या तो भारी प्रोटॉन्स का है या भारी न्यूट्रॉन्स का है। पर इलेक्ट्रॉन का मास है, पर वो नेग्लिजिबल है। मैंने ज़ीरो नहीं कहा, ज़ीरो कहना गलत है, नेग्लिजिबल कहना करेक्ट है। तो जब भी आज के बाद एक एटम का भार देखेंगे, मास देखेंगे, तो वो हमेशा क्या होगा? उसके प्रोटॉन्स का मास प्लस उसके न्यूट्रॉन्स का मास, इलेक्ट्रॉन्स का मास हम निगलेक्ट कर दिया करेंगे, ठीक है जी। तो हमने हाइड्रोजन के पास गए और देखा इसमें एक प्रोटॉन बैठा है, न्यूट्रॉन 0 है,
और इलेक्ट्रॉन। तो इसका बच्चों मास क्या होगा, इसका मास होगा मास ऑफ 1 प्रोटॉन ओनली। फिर हम जाते हैं हीलियम के पास, ठीक है। हीलियम के पास जाके देखते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या था बच्चों, 2, मास नंबर 4 था, ठीक है। तो इसमें 2 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल था, और क्या था, 2 न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो इसके अंदर मेरे को क्या मिले, 4 न्यूक्लियॉन्स मिले, 4 न्यूक्लियॉन्स। तो हीलियम का भार कितना होगा, 4 न्यूक्लियॉन के बराबर होगा, ठीक है। हीलियम के अंदर बच्चों 2, ये प्रोटॉन है रेड वाला, 2 प्रोटॉन पाए गए, 2 न्यूट्रॉन पाए गए, इलेक्ट्रॉन का मास तो 0 था, तो इसका भार 4 न्यूक्लियॉन के बराबर हो गया। फिर चलते हैं हम लिथियम के पास। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, मास नंबर 7 था, इसमें 3 प्रोटॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल था, और इसमें 4 न्यूट्रॉन थे। तो इसके अंदर कितने लोग बैठे हैं, 7 न्यूक्लियॉन्स बैठे हैं। तो लिथियम का मास कितना हुआ, 7 न्यूक्लियॉन्स के बराबर, है ना। आई होप आपको कुछ समझ आ रहा है कि मास कैसे निकालते हैं, है ना। तो एक एटम है, कई बच्चे ये याद कर लेते हैं कि अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो डबल कर दो, मास नंबर 4 है। वो डबल कभी नहीं करना, वो हमेशा गलत होगा। कैसे गलत होगा सर, लिथियम में ही देख लो, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 था, मास नंबर कितना था, 7। अब 3 का डबल करोगे तो गलत होगा, 6 तो नहीं आएगा, है ना। डबल करोगे 6 पर, आंसर तो 7 है। ब्रिलियम का है एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर डबल नहीं करना, उसका मास नंबर आएगा 9। तो ऐसे रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं, ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास कितना आया, 1। हीलियम का मास कितना आया, 4। लिथियम का मास कितना आया, 7। पर ये मास आया कहाँ से, ठीक है, ये मास कहाँ से आया, ये मास आया उनके न्यूक्लियॉन से, ठीक है। ये मास कहाँ से आया है, इनके न्यूक्लियॉन से, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हम एक यूनिट लेके आए, बहुत छोटा यूनिट, वो क्या था, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट ये सबसे छोटा यूनिट है ना। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में एक तराजू लेते हैं और यहाँ पर 1 किलो का पत्थर रख देते हैं और उसके आगे हम चीज़ें रखते हैं, टीवी, फ्रिज, एप्पल, बनाना, कुछ रखते हैं तोलने के लिए। ऐसी केमिस्ट्री में अपने माइंड में लेके आओ कि जैसे डेली लाइफ में ये 1 kg का पत्थर था, 1 kg का, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री में ये जो छोटा यूनिट है, दिस इज कॉल्ड 1 AMU, ठीक है। इस AMU को हम नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आप इतना पढ़ के आना, ठीक है, ओके। इस AMU को हम अगली बार डिफाइन करेंगे और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा होमवर्क है, बस क्या पढ़ के आना है, 1 मोल क्या है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन भी कौन सा बच्चों, C12, C13, C14, तो 12 वाला लिया गया, ठीक है। फिर मास स्पेक्ट्रोमीट्री ने क्या बताया आपको कि वेट ऑफ 1 कार्बन एटम कितना है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इससे क्या पता चला, उस टोटल पाइल ऑफ कार्बन पाउडर में कितने कार्बन थे, 6.022 10⁻23। इसको एक स्पेशल नंबर दे दिया गया, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इतना ही पढ़ा हमने, ये 3 चीज़ें पढ़ के आना, ठीक है, याद करके आना, ठीक है। इक्वेशन कैसे आई थी, टोटल क्या है, 12 ग्राम कार्बन पाउडर, एक एटम का वेट क्या है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23। टोटल एटम कितने हैं, n, ग्राम से ग्राम कैंसिल और n आ जाएगा। n एक स्पेशल नंबर है, उसे बोल दिया गया एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है बच्चों, ओके। तो जैसे 1 डजन था डेली लाइफ में, वैसे 1 मोल है हमारे केमिस्ट्री में, ठीक है। फिर हम कल डिफाइन करेंगे AMU, ठीक है, AMU को, ठीक है। जैसे आपने समझा कि हाइड्रोजन,
हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। हाइड्रोजन का मास 1 है, हीलियम का 4 है, लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9 है, बोरोन का 11 है। मास की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो नाइट्रोजन में 1 प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में बच्चों जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, ऑलवेज उतने ही इलेक्ट्रॉन, ताकि एटम न्यूट्रल हो सके। नेचर की हर चीज़ न्यूट्रल है। तो अगर उसमें 2 प्रोटॉन है तो न्यूट्रल करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, फिर मास से माइनस कर तो बचे हुए न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अगर लिथियम 3 एटॉमिक नंबर है तो 3 प्रोटॉन्स होंगे, उसको बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, बचे हुए 4 न्यूट्रॉन्स होंगे। अगर बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर है तो 4 प्रोटॉन होंगे, उसे बैलेंस करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ताकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। नेचर की हर चीज़ न्यूट्रल है। ठीक है। बेरिलियम सॉरी बोरोन को मैंने 6 लिख दिया था, 5 है। बोरोन एटॉमिक नंबर 5 मीन्स 5 प्रोटॉन्स। वो न्यूट्रल कैसे होगा? 5 इलेक्ट्रॉन से मिलके न्यूट्रल होगा। तो 5 प्रोटॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या आ गए? 6 न्यूट्रॉन्स। बेरिलियम में लिखना भूल गया। बेरिलियम क्या है? 4 प्रोटॉन पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मिलके हो गए न्यूट्रल, और बच के गए 5 न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों अब ये न्यूक्लियॉन्स हैं, तो इस हाइड्रोजन का मास क्या हो गया? 1। इसके न्यूक्लियस में 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, मास क्या हो गया? 4। इसके न्यूक्लियस में 7 न्यूक्लियॉन्स हैं, मास क्या हो गया? 7। इसके न्यूक्लियस में 9 न्यूक्लियॉन्स हैं, मास क्या हो गया? 9। इसके इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 11। तो अभी आप एक इंटरेस्टिंग बात देखें जो हम अगले लेक्चर में आपको डिफाइन करेंगे, कि मान लो बोरोन है, वो यहाँ 11 लिख रहा है, 11 का यूनिट लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, ये समझेंगे नेक्स्ट टाइम। क्या 11 अकेला है, या अगली बार डिफाइन करेंगे 11 AMU का क्या मतलब है, और 11 ग्राम्स का क्या मतलब है बच्चों। तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम दोनों चीज़ों को क्लब करेंगे, 6.02 to 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर को, और एटॉमिक नंबर के और AMU के बीच में रिलेशन लेके आएंगे। दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ेंगे और फिर हमारा मूल कॉन्सेप्ट आगे चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज का लेक्चर था। गॉड ब्लेस यू। और कोई चीज़ आपको सुजेस्ट करनी हो, कोई हमारी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, ठीक है, और जो भी आपके सुजेशन हो, तो वी आर ओपन। आप प्लीज़ अपने सुजेशन दें और हमारे साथ अपनी तैयारी करें। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस, थैंक यू, बाय बाय।